हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेंटर ऑफ सक्सेस। तो फिर से आप लोगों के लिए जो बिहार एसएससी इंटर लेवल वैकेंसी आई है उसके लिए आपके अपने चैनल सेंटर ऑफ सक्सेस के द्वारा यह मुहिम चलाया गया है रुक्मणी प्रकाशन का द प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेकर आ गया हूँ। इससे पहले कि दोस्तों, अगर आपने प्रैक्टिस सेट नंबर 1, 2, 3 नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं और आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को जो क्वेश्चन है पूरा बारीकी से सॉल्व करता हूँ एक्सप्लेनेशन के साथ। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, लेंथी हो जाती है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं महत्वपूर्ण वीडियो डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न जो बोला जा रहा है कि 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो ये फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही सऊदी अरब 2034 में फीफा विश्व कप की मेजबानी करेगा और सऊदी अरब में ही 2034 में ही एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा सऊदी अरब। वही G20 जो कि इसी साल 2024 में ब्राज़ील मेजबानी करेगा। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, अक्टूबर 2023 में भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को फैराडे पदक से सम्मानित किया गया है, तो ये है आरोग्य स्वामी पुलराज को। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही सुधा मूर्ति जी को, जो कि कनाडा इंडियन फाउंडेशन द्वारा सुधा मूर्ति जी को ग्लोबल इंडिया अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया था। स्वाति नायक जी को, जो कि नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार 2023 सम्मानित किया गया है। और वही मीरा चंद, जो कि भारतीय मूल की लेखिका है, जो कि सिंगापुर में रहती है। सिंगापुर के जो कि सबसे प्रतिष्ठित कला सम्मान कल्चरल मेडलियन से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न, भारत ने हाल ही में दिसंबर 2023 में किस देश के साथ अपने राजनयिक संबंधों के 50 साल पूरा होने पर जश्न मनाया है, तो ये कोरिया गणराज्य के साथ। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वर्तमान में इसके राष्ट्रपति यूसुक एरोल हैं। अगला प्रश्न, सार्क के सदस्यों के देशों की संख्या कितनी है, तो ये 8 है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सार्क, जिसे हम बोलते हैं द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसका मुख्यालय काठमांडू में है। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 में किया गया था। सॉरी दोस्तों, 1985 में किया गया था, जो कि सार्क में सदस्य देश है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव एवं अफगानिस्तान, ये सभी सदस्य हैं। अगला प्रश्न, किस राज्य ने 1994 के बाद पहली बार जीतकर पदक तालिका में प्रथम स्थान प्राप्त करके राजा बलिंद्रा ट्रॉफी मेमोरियल राष्ट्रीय खेल अवार्ड प्राप्त किए हैं, तो ये किया है महाराष्ट्र ने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें 80 स्वर्ण पदक, 69 रजत और 79 कांस्य पदक जीतकर शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न, डुरंड रेखा किन 2 देशों के विभाजित करती है, तो ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच को विभाजित करती है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को विभाजित करती है। हिंडनबर्ग जर्मनी और पोर्टलैंड को, और मेगानोट रेखा आपका ये जर्मनी और फ्रांस को। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, फॉरबिडन सिटी कहाँ स्थित है, तो ये चीन में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसे लहासा भी कहते हैं, और म्यांमार को स्वर्णम पैगोडा का देश कहते हैं। अगला प्रश्न, त्रिवेंद्रम में स्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र से मुख्यतः संबंधित है, तो बोल रहा है कि रॉकेट छोड़ने के लिए प्रणोदकों के अनुसंधान में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही दूरसंचार एवं मौसमी संबंधी आपका ये अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अहमदाबाद में स्थित है। प्रक्षेपण का कार्य इसरो का जो कि प्रमुख केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र श्रीहरिकोटा में स्थित है। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, वह सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, तो ये साहित्य के क्षेत्र में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वह सम्मान एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला आपका ये सर्वोच्च पुरस्कार है। अगला प्रश्न, मान बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कारों के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी,
तो ये 1969 में हुई थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मान बुकर पुरस्कार जो कि कॉमनवेल्थ देश तथा आयरलैंड के नागरिकों द्वारा लिखे गए अंग्रेजी भाषा के लेखकों को दिया जाता है। 2008 में जो कि द वाइट टाइगर के लिए अरविंद अडिगा को यह पुरस्कार दिया गया था। सलमान रुश्दी को जो कि 1981 में बुकर पुरस्कार मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए दिया गया था। अरुंधति रॉय को जो कि 1997 में द गोल्ड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए दिया गया था। और किरण देसाई को जो कि 2006 में द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लेखन के लिए दिया गया था यह पुरस्कार। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, नवंबर 2023 में जारी वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो ये 8वां है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पोर्टो नोवो निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? थोड़ा सा नहीं दिख रहा है लेकिन पोर्टो नोवो है, तो ये बेनिन की है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसका मुद्रा है फ्रैंक। वही लाइबेरिया की राजधानी मोनोरोविया है और अंगोला की राजधानी लुआंडा है और लिब्रिविले की राजधानी गैबोन है। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी को अंग्रेजी के साथ आधिकारिक सरकारी भाषा मान्यता दिया गया है? तो ये है 343। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 51 तक राजभाषा के विषय में वर्णन किया गया है। मुंशी आयंकर फार्मूला के अंतर्गत ही 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा संवैधानिक रूप से दर्जा दिया गया था। अनुच्छेद 351 के अंतर्गत संघ का कर्तव्य निर्धारित किया गया है कि हिंदी भाषा का प्रसार एवं उसका विकास करें। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी हाउ इकोनॉमिक्स अबेंडन द पुअर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है मेघनाथ देसाई। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बोला जा रहा है कि स्तंभों का मिलान करें, तो ICAR केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, तो ये आपका बीकानेर में है। ICAR केंद्रीय कपास अनुसंधान आपका ये नागपुर में है, महाराष्ट्र के नागपुर में। ये राजस्थान के बीकानेर में है। ICAR राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान आपका ये उड़ीसा के कटक में है एवं ICAR भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान आपका ये बेंगलुरु में है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन सी जो कि 1 2 3 4 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, यहाँ से आपका फिर मैथ और रीजनिंग का प्रश्न शुरू हो गया है। तो आपको मैं लाना चाहूँगा 31 पे, 31वें नंबर पे। राष्ट्रीय जनगणना में भारत जो कि खाली स्थान के भीतर समूहों की पहचान नहीं की जाती है, तो ये निर्जातीय की। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत जनगणना संघ जो कि सूची का विषय है, जो कि 7वीं अनुसूची में क्रमांक 69 में सूचीबद्ध है। और 2011 में जो कि लास्ट जनगणना हुआ था, ये आपका 15वीं जनगणना हुआ था। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, दी रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया के लेखक थे, तो ये थे W.S. फेयर सर्विस। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यह अवार्ड्स 1971 में लिखा गया था। रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया। वही D.K. चक्रवर्ती के द्वारा द अर्ली यूज ऑफ आयरन इन इंडिया पुस्तक के लेखक इनके द्वारा लिखा गया था। वही D.P. अग्रवाल के द्वारा पाणिनि काल भारतवर्ष पुस्तक लिखी गई थी। और ए घोष यानी आमानंद घोष इनकी पुस्तक है ए गाइड टू नालंदा। अगला प्रश्न, जो यहाँ है वह अनंत भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं भी नहीं है, यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? तो ये महाभारत में कहा गया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, महाभारत ग्रंथ में। महाभारत जो कि ये 1 लाख श्लोकों का संग्रह है, जिसके कारण इसे सत्रसहस्त्र संहिता भी कहते हैं। इनके रचनाकार हैं वेद व्यास। इसमें 8 अध्याय हैं और महाभारत जो कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस एक्ट के द्वारा भारत के वायसराय को आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो ये है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और चार्टर एक्ट 1833
अधिनियम के द्वारा भारत ने कंपनी का व्यापार पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। काउंसिल एक्ट 1892, इसमें बोला जा रहा है कि भारत में पहली बार अप्रत्यक्ष नियोजन प्रणाली अपनाई गई थी। और इंडियन काउंसिल एक्ट जो कि मार्लो मिंटो सुधार 1909 द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व और मतदान की व्यवस्था भी की गई थी। अगला प्रश्न, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया है? तो यह है वासुकी ने। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। समुद्र मंथन कथा का उल्लेख जो कि महाभारत और विष्णु पुराण में भी मिलता है। समुद्र मंथन से प्राप्त आपका ये वृष, कामधेनु, गाय, हाथी, घोड़ा, रंभा, माँ लक्ष्मी, कन्या, चंद्रमा, ये सारी आदि प्रकट हुए हैं। अगला प्रश्न, ठुमरी गायिका गिरिजा देवी किससे संबंधित है? तो ये बनारस घराने से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बनारस घराना जो कि कथक नृत्य से संबंधित घराना है। कथक नृत्य को हम ध्रुपद और ठुमरी गायन के माध्यम से भी व्यक्त करते हैं, किया जाता है। अगला प्रश्न, बोला जा रहा है कि राजस्थान में शरीर का चित्र गुदवाने की प्रथा प्रचलित है। एक जनजाति में यह प्रथा अधिक लोकप्रिय है, वह जनजाति कौन सी है? तो ये जनजाति भील है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि यह जनजाति मुख्यतः राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र आदि राज्यों में पाया जाता है। राजस्थान में जो कि आदिवासी जनसंख्या की दृष्टि से मीना का प्रथम स्थान है, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक मृत ज्वालामुखी है? तो ये आपका है माउंट पोपा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि एक मृत ज्वालामुखी है जो कि म्यांमार में स्थित है। माउंट फ्यूजियामा, माउंट एटना और स्ट्रोम्बोली आपका ये जागृत ज्वालामुखी है। माउंट फ्यूजियामा ये आपका जापान में स्थित है। माउंट एटना आपका ये इटली में स्थित है। एवं स्ट्रोम्बोला ये जलप्रपात ज्वालामुखी आपका ये इटली में ही स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आरक्षित जीवमंडल सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है? तो ये खांगजेन जोंगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि आपका ये सिक्किम राज्य में स्थित है। भारत में कुल 18 जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, जो कि भारत का पहला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र आपका ये नीलगिरी है। अगला प्रश्न, किस देश की मुद्रा के अवमूल्यन के लिए सलाह दी जाती है कि जब उस देश के निर्यातों का सामना करना पड़ता है तो विदेशी बाज़ारों में लोचदार मांग का सामना करना पड़ता है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन भी सही उत्तर हो जाएगा। जब किसी देश की मुद्रा के मूल्य में किसी विदेशी मुद्रा की तुलना में आधिकारिक तौर पे मूल्य ह्रास कर दिया जाए तो उसे हम अवमूल्यन कहते हैं। अवमूल्यन से जो कि घरेलू मांग में तेज़ी आ सकती है। भारत में पहली बार 1949 में अवमूल्यन किया गया था। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति द्वारा किस अवधि के पश्चात वित्त आयोग का गठन किया जाएगा? तो हर 5 वर्ष की समाप्ति पर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि संवैधानिक अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान दिया गया है, जो कि एक अर्धन्यायिक संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है एवं वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट जो कि राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति उसे संसद के दोनों सदनों में रखवाते हैं या रखने का कार्य किया जाता है। अगला प्रश्न, मैं एक समाजवादी, गणतंत्रवादी और मुझे राजाओं राजकुमारों में विश्वास नहीं है, यह वक्तव्य किनका है? तो ये जवाहरलाल नेहरू जी का है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि 1936 के लखनऊ अधिवेशन में ये भाषण में बोले थे। अगला प्रश्न, नील आयोग इंडिगो कमीशन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन किए थे? तो ये WS शीटनकौर। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नील विद्रोह जो कि आंदोलन 1859 से 60 के मध्य में हुआ था, जो कि बंगाल के गोविंदपुर गांव से प्रारंभ हुआ था। इसमें अंग्रेजी शासन और जमींदारों के विरुद्ध किया गया पहला कृषक विद्रोह जो कि नील विद्रोह रहा था। किसानों से जबरन राशि देकर नील की खेती करने के लिए वादे किया जाता था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका सुमेलन नहीं है? तो 1885 में 9 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। 1909 में पार्लियामेंट सुधार आया था। उसके बाद 1930 नहीं, आपका ये अशोक आंदोलन तो 1920 से 22 तक रहा था ना, तो ये आपका सुमेलित नहीं हो। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1 अगस्त 1920 में प्रारंभ हुआ था, जो कि कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में यह अशोक आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया था। अगला प्रश्न, बोला गया था यहाँ पे
की मिलान करना है, जो कि दे रखा है एक तरफ ऋतु और दूसरी तरफ दे रखा है भारतीय कैलेंडर के अनुसार महीना। तब बसंत आपका ये चैत बैसाख हो जाएगा। ग्रीष्म तो आपका ये जेठ आषाढ़ हो जाएगा। वर्षा आपका ये सावन भादो हो जाएगा। एवं शरद आपका ये आश्विन कार्तिक में हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन सी 1432 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, फिर से यहाँ पे आपका मैथ रीजनिंग का प्रश्न शुरू हो गया है, तो फिर से मैं आपको 61 पे लाना चाहूँगा। भारत में दिवाला शोधन अक्षमता संहिता 2016 के अनुसार कंपनियों को दिवाला समाधान की प्रक्रिया कितने दिनों में पूरी होगी? तो ये 180 दिनों में पूरी होगी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के पद पर नियुक्त किए जाने हेतु अर्हत होने के लिए किसी व्यक्ति को कितने समय तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में सेवाएं प्रदान करनी चाहिए? तो ये 10 वर्ष तक। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संविधान के भाग 5 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 124 से 147 में उल्लेखित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या, जो कि मुख्य न्यायाधीश की कुल संख्या 34 है, 34। सर्वोच्च न्यायालय को न्यायाधीश का वेतन, जो कि संचित निधि से संसद द्वारा वेतन निर्धारित किया जाता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या मूल किस प्रकार ज्ञात की जाती है? तराज की जनसंख्या बटा विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या भागा 1000। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन, जो कि अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। निर्वाचन मंडल में आपका संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे? तो ये अनुच्छेद 74 की एक है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हुआ आंदोलन का प्रणेता कौन था? तो ये हुइन फूसो थे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यह आंदोलन 1939 में वियतनाम में शुरू हुआ था। हुइन फूसो, जो कि गरीबों की सहायता करते थे और जादू टोना भी किया करते थे। फाई बोन चाउ, जो कि 1903 ईस्वी में रिवोल्यूशनरी सोसाइटी नामक एक पार्टी का गठन किया था। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एशिया के मरीज के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये चीन को जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तुर्की को यूरोप का मरीज कहते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है? तो ये कुल 5 तरह की रिट जारी की जा सकती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 32, जो कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा इसे संविधान की हृदय और आत्मा कहा गया है। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों के उल्लंघन पे 5 प्रकार की रिट जारी कर सकती है। वो आपका 5 प्रकार के रिट बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा लेख हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो लिपि का शाब्दिक अर्थ लिखावट होता है। बिल्कुल सही है। भारत में लिपि के विकास परंपरा में ब्राह्मी लिपि को प्रस्थान बिंदु माना गया, यह भी सही है। हिंदी, गुजराती, मराठा और बांग्ला भाषा के लिए लिपियों का विकास प्राचीन नगरी लिपि में हुआ, यह भी सही है। कुटिल लिपि का प्रचलन, जो कि 10वीं शताब्दी में हुआ, यह कथन असत्य है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि कुटिल लिपि आपका ये गुप्त लिपि का परिवर्तित रूप माना जाता है। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो अनुच्छेद 350 के क है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसके तहत यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा, जो कि संविधान के भाग 17 में 343 से 351 तक ये संबंधी राजभाषा प्रावधान दिया गया है। 351 में, जो कि हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है।
अगला प्रश्न, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो बोला जा रहा है कि 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ था। 1993 से तो प्रभावी हुआ था, लेकिन 15 अगस्त से नहीं, 24 अप्रैल से प्रभावी हुआ था। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, जो सही सुमेलित नहीं है। वही संविधान के अनुच्छेद 243(6) में पंचायतियों की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व संबंधी प्रावधान दिया गया है, जो पंचायतों के महत्व को बढ़ाता है। अगला प्रश्न, योजना अवकाश की अवधि का संबंध क्या है? तो 1966 से 69 के बीच। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने भारी उद्योगों की स्थापना पर बल दिया है एवं तृतीय पंचवर्षीय योजना ने औद्योगिकरण की नीति के रूप में आयात प्रतिस्थापन की अवधारणा को प्रारंभ किया है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन सी 1 और 2 सही है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आधार, जो कि आधार बिंदु औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 में पारित किया गया था एवं इसमें उद्योगों की स्थापना पर बल दिया गया था। उद्योगों की स्थापना के लिए निजी क्षेत्र और लाइसेंस प्रदान करने की प्रक्रिया भी आरंभ की गई थी उस समय। अगला प्रश्न, अंग्रेजों और बर्मा के बीच हुई संधि के परिणाम स्वरूप 1826 में अंग्रेजों ने असम को हड़प लिया था। तो ये सुगौली की संधि के तहत, सॉरी दोस्तों, यानडाबू की संधि के तहत। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही यानडाबू की संधि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध में बर्मा की हार के बाद हुआ था। सालबाई की संधि, जो कि 1782 ईस्वी में मराठा और अंग्रेजों के बीच हुई थी। सुगौली की संधि आपका ये मार्च 1816 में अंग्रेजों एवं गोरखों के बीच हुआ था। अगला प्रश्न, नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो इसका गठन योजना आयोग के स्थान पे किया गया था, सही है, प्लानिंग कमीशन के आधार पे। इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, ये कथन गलत है। इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया था, ये भी सही है, एवं यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित, ये भी सही है। यानी इस प्रकार आपका ऑप्शन भी सही उत्तर हो जाएगा। इसका पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं, न कि एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। दांडी गुजरात के किस जिले में है? तो ये नवसारी जिले में है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 78 समर्थकों के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम से लगभग 384 किलोमीटर दूर दांडी के लिए प्रस्थान किया था। तो अभी दिनों की यात्रा के बाद पश्चात 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी गाँव पहुँचे थे। 6 अप्रैल 1930 को दांडी में मुट्ठी भर नमक उठाकर गांधी जी ने नमक का डंक को तोड़ा था। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन भी सही उत्तर हो जाएगा। फिर से यहाँ पे आपका मैथ रीजनिंग का प्रश्न शुरू हो गया है, तो मैं आपको फिर से लाना चाहूँगा 80 नंबर पे। बोला जा रहा है कि आप अपनी मोटरसाइकिल से सड़क पर जा रहे हैं, अचानक देखते हैं और 2 बदमाश एक महिला को बटुआ छीनकर स्कूटर से भाग रहा है, तो आप क्या करेंगे? तो पुलिस को इस घटना का सूचना देंगे। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन भी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, फिर मैं आपको 91 पे लाना चाहूँगा। बोला जा रहा है कि निम्न में से उर्वरक क्रांति से कौन सा रंग संबंधित है? तो ये है भूरा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गुलाबी क्रांति से मछली के उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति आपका ये बागवानी उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। क्रांति से संबंधित मैं आपको बता देता हूँ, हरित क्रांति आपका ये खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति आपका ये दूध उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति आपका ये मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति तो ये आलू की तरह गोल होता है, तो आपका आलू उत्पादन से संबंधित है। स्वर्ण रेशा क्रांति आपका ये जूट उत्पादन से संबंधित है। और लाल क्रांति आपका ये टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित है। तो ये जितना संबंधित क्रांति है आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क रेल पुल क्या कहलाता है? तो ये बोगीबील ब्रिज कहलाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बोगीबील ब्रिज, जो कि असम के डिब्रूगढ़ के पास ब्रह्मपुत्र नदी पर बना ये बोगीबील ब्रिज है। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो ये केरल में है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि वहाँ पे 17 प्रति 1000 है, यानी 1000 शिशु पे 17 की मृत्यु हो जाती है। भारत में सर्वाधिक शिक्षित राज्य आपका केरल ही है और सबसे उच्च जीवन स्तर जीने वाला राज्य आपका केरल है। और भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात केरल राज्य है।
यानी 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या, तो केरल नहीं है। अगला प्रश्न, सीसी शहर और सीरी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो ये कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जो कि सीरी के किले का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न, भारत में वन नीति 1952 का संशोधन कब किया गया था? तो ये 1988 में किया गया। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे आपका एक न्यूमेरिकल का प्रश्न है। यहाँ पे 96 पे बोल रहा है कि एक द्रव की बूंद व एक साबुन के बुलबुले की त्रिज्या समान है। यदि द्रव की बूंद में दाब अधिक्य का मान P1 व साबुन के बुलबुले में दाब का अधिक्य का मान P2 है, तो इसका आंसर कौन सा होगा? P1 बराबर P2 होगा, P1 बराबर 2P1 होगा, 2P1 बराबर P2 होगा, या 3P1 बराबर P2 होगा? तो मैं आप लोगों को आकर्षित करना चाहूँगा कि द्रव बूंद में दाब अधिपक्य है। इसको मैं मान लेता हूँ P1 बराबर 2S/R, 2S/R। यहाँ पे आपका S सरफेस टेंशन है, पृष्ठ तनाव है। तो इस प्रकार आपका PI बड़ा होगा P जो कि केंद्र O से। तो मैं लिख सकता हूँ कि P माइनस PI माइनस PO जो कि P1 बराबर 2S जो लिखा हूँ 2S/R। R आपका ये रेडियस है। उसी तरह से फिर मैं आपको बताऊँगा कि साबुन बूंद में दबाव अधिपक्य है, तो P2। तो P2 में मान सकता हूँ कभी कि 4S/R। यहाँ पर भी आपका PI जो कि बड़ा होगा PO से। तो आपका P2 बराबर P1 माइनस PO जो कि 4S बराबर 4S/R होगा। तो इस प्रकार समीकरण 1-2 को मैं मान लिया हूँ। P2/PR1 अपन लिए हैं 4S/R, और P1 के लिए पहला में था 2S/R। तो इसको मैं ऊपर कराऊँगा R/2S, तो S कट जाएगा, 2 से 2 कट गया, R/4 भी कट गया। तो इस प्रकार आपका 2 बचा। तो यहाँ पे आपका P2 बराबर आप लिख सकते हैं 2P1। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। पृष्ठ तनाव के कारण ही द्रव बूंदों का आकार गोलाकार दिखाई देता है और गोलाकार होता है। अगला प्रश्न बोला जा रहा है कि हाइड्रोजन आवर्त सारणी के किन 2 समूहों के गुणों से मेल खाता है? तो यह समूह 1 और समूह 17। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाइड्रोजन परमाणु में जो कि एक प्रोटॉन और कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन गैस जो कि प्रकृति में रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है, पता ही आप लोगों को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ऊर्जा संग्रहण के लिए आपका ये संधारित्र प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। संधारित्र द्वारा संग्रह ऊर्जा को आवश्यकता अनुसार उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, उस समूह की पहचान कीजिए जिसमें आने वाले पादपों की शारीरिक संरचना स्पष्ट नहीं होती। इन पादपों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है और ये पौधे मुख्य रूप से जलीय होते हैं। इन्हें बोलते हैं थैलोफाइटा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि मुख्य रूप से जलीय होते हैं। थैलोफाइटा जो कि समूह के पादपों का शरीर जड़ तना पत्तियों में विभाजित नहीं होता। टेरिडोफाइटा जो कि समूह के पादपों का एक विशेष ऊतक होने के अलावा आपका ये पौधे का जड़ों, तनों और पत्तियों में विभाजन होता है। ब्रायोफाइटा आपका ये छोटे स्थलीय पौधे होते हैं। इसमें तने, पत्ती और जैसी संरचनाओं के विभाजन करता है। ब्रायोफाइटा जो कि पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। अगला प्रश्न, एक तत्व के समस्थानिक आइसोटॉप्स किसमें भिन्न होते हैं? तो ये न्यूट्रॉन की संख्या में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। समस्थानिक में प्रोटॉन की संख्या समान होती है। अगला प्रश्न, मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है? तो ये फाइलेरिया की वाहक है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस कृमि का संचालन जो कि क्यूलेक्स मच्छरों को दंत से होता है। अगला प्रश्न, धमनियाँ छोटी नलियों में विभाजित होती है और ऊतकों तक पहुँचने पर वे खाली स्थान नामक अत्यंत पतली कोशिकाओं में विभाजित होती है। तो ये कोशिकाओं नामक अत्यंत पतली नलियों में विभाजित होती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न,
और पता ही आपको कि धमनी और शिरा। धमनी जो कि हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनियों को हम धमनी कहते हैं, और शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनियों को हम शिरा कहते हैं। आपका ये धमनी और शिरा है। आर्टरीज और वेन्स। अगला प्रश्न, ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है, जिसको बोलते हैं ल्यूकेमिया। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एनीमिया रोग जो कि ये लोहा की कमी से होता है, आयरन की कमी से, और हीमोफीलिया रोग आपका ये स्त्री के द्वारा पुरुष में फैलता है, जो कि ये आनुवांशिक रोग है। अगला प्रश्न, मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो ये कुल 29 होती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 8 जो कि आपका सिर के ऊपरी भाग, 14 चेहरे का, और 6 कान का, और 1 गले की हड्डी जिसे हम हेड होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें सल्क होते हैं? तो सल्क यानी ऊपर का एक तरह का छिलका, तो ये फिशिज में भी होता है, मछली में भी और सांप में भी। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। मछली के शरीर के बाहरी सत्वों को हम छिलकों से ढका हो रहता है, और सरीसृप में यानी सांप में सल्क केराटिन नामक प्रोटीन से बने होते हैं। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, फिर से यहाँ पे आपका रीजनिंग का प्रश्न आ गया, तो मैं फिर से आप लोगों को 121 पे आना चाहूँगा, बोलना चाहूँगा। तो देखिए 121 बोला जा रहा है कि वैश्विक तापन के संबंध में निम्नलिखित कथन दिए गए हैं। तो वैश्विक तापन मानव गतिविधियाँ मुख्य रूप से जीवाश्म के जलने के कारण पूर्व औद्योगिक काल से देखी गई है कि सतह पर दीर्घकालीन तापन है जो पृथ्वी के वायुमंडल में ऊष्मा अवशोषण करने वाले ग्रीन हाउस गैस के स्तर को बढ़ाता है। दूसरा बोला जा रहा है कि वैश्विक तापन जलवायु परिवर्तन का कारण बनती है, और यह व्यापक बाढ़ और चरम मौसम के रूप में पृथ्वी पर जीवाश्म के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करती है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन डी, ए और बी दोनों सही है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि वैश्विक तापन में लगभग 76% भागीदारी निभाता है। एक प्राथमिक हरित गृह गैस जो कि ये मानवीय क्रियाओं द्वारा उत्सर्जित होता है। ग्रीन हाउस गैसों का चौथा सबसे बड़ा उत्सर्जक है, जो कि ग्रीन हाउस गैसों के वैश्विक उत्सर्जन में 5.3% का योगदान देता है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके उपचार के लिए अर्जुन वृक्ष की छाल का प्रयोग किया जाता है? तो ये हृदय रोग के लिए। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, यहाँ पे आप 123 पे आएंगे ना। तो बोला जा रहा है कि मानव शरीर का पीएच रेंज कितनी होती है? तो 7.35 से 7.45। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही मानव मूत्र की पीएच मान 5.5 से 7.5 तक होता है, और मानव रक्त का पीएच मान 7.3 से 7.5 तक होता है। अगला प्रश्न, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये विद्युत मोटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में आपका ये डैनमो द्वारा किया जाता है। ट्यूबलाइट जो कि विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन करता है। विद्युत सेल आपका रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8 युक्त तत्वों को आप किस समूह में पाते हैं? तो ये समूह 18 में पाते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वर्ष 2014 में भारत को आधिकारिक तौर पर निम्नलिखित में से किस बीमारी से मुक्त घोषित किया गया था? तो ये पोलियो को। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रेरित धारा उच्चतम होती है जब कुंडली की गति की दिशा होती है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जब किसी चुंबक और कुंडली के मध्य अपेक्षित गति होती है तो कुंडली के में विद्युत धारा उत्पन्न होती है, और यही धारा प्रेरित धारा कहलाती है। जब कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है तो ये प्रेरित धारा कहलाती है। इसमें प्रेरित धारा उच्चतम होती है क्योंकि इसमें फ्लक्स कटिंग अधिकतम होता है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पशु हार्मोन है? तो ये जंतु हार्मोन, पशु हार्मोन आपका ये इंसुलिन है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इंसुलिन जो कि मानव शरीर में अग्नाशय के बीटा सेल से हार्मोन का स्राव होता है। इंसुलिन जो कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण करता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा जो बोलते हैं 80 और 120 आपका mmHg में होता है।
आपका साइटोकाइनिन, जिबरेलिन और ऑक्सिन, ये आपका ये पादप हार्मोन के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात ही यह तकनीक संभव है। तो ये डीएनए अंगुली मुद्रण के द्वारा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जीमेल में जब आप कोई मेल प्राप्त करते हैं तो उस मेल के जवाब में केवल मूल प्रेषक को मेल भेजना चाहते हैं तो आप किसका उपयोग करेंगे? तो ये रिप्लाई का उपयोग करेंगे, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जीमेल जो कि इंटरनेट का ये न्यूनतम और सुव्यवस्थित व्यवस्था है। अगला प्रश्न, आपका बोला जा रहा है यहाँ पे कि सम्मिलित करना है, तो कुनैन, तो इससे मलेरिया, क्रोसिन, ज्वर, एविल आपका इससे एलर्जी और कंपोज आपका ये नींद सम्मिलित होगा। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 4231, मलेरिया मादा जो कि एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया रोग से ही पीलिया सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। कुनेन जो कि सिनकोनों के छाल से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता वह न्यूनतम संभावित तापमान है। तो ये -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इससे नहीं हो सकता क्योंकि यह परम शून्य ताप कहते हैं इसको। अगला प्रश्न, द्विधारी बाइनरी संख्या 111 निरूपित है, तो ये 7 को निरूपित करता है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो ये केवलर का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेलोन जो कि आपका ये पहला सफल संश्लेषित बहुलक है। अगला प्रश्न, कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो ये ध्वनि नहीं है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग आपका गामा, एक्सरे, दृश्य और रक्त, माइक्रो रेडियो, ये सारी चुंबकीय तरंग के उदाहरण हैं। सभी चुंबकीय तरंगें जो कि फोटोन की बनी होती है। तो इस प्रकार आपका 25 क्वेश्चन समाप्त हो गया। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं महत्वपूर्ण वीडियो डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।